कश्मीर का नाम लेते ही हमारे जहन में डल झील की तस्वीर उभरती है, कहवा की महक आती है, वाजवान का जायका आता है और बैकग्राउंड में आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ गीत। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तो आज हम बात करेंगे इसी जन्नत की कि 1947 में इसके साथ क्या हुआ और आज क्यों ये दो एटमी ताकतों के बीच में विवाद का केंद्र बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कहानी वाला। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि जून महीने में माउंटबेटन कश्मीर जाके महाराजा हरि सिंह को समझाते हैं कि आज़ाद रहना कश्मीर के लिए व्यवहारिक नहीं होगा और ब्रिटिश सरकार उनको डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं दे सकती है। माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को यह आश्वासन दिया कि यदि वे 15 अगस्त 1947 तक भारत या पाकिस्तान में से किसी एक की तरफ अगर चले जाते हैं तो जिस तरफ भी जाएंगे वो देश उनको अपने भूभाग समझ के हिफाजत करेगा। माउंटबेटन यहाँ तक कहते हैं कि पटेल ने उनको ये कहा है, उनको ये आश्वासन दिया है कि यदि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो भारत इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। शुरुआत में सरदार पटेल कश्मीर को भारत में मिलाने के पक्ष में नहीं थे। कारण था टू नेशन थ्योरी। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी। पटेल की दिलचस्पी ज़्यादातर हैदराबाद में थी। हैदराबाद दक्षिण भारत में बिल्कुल बीचों बीच में था। पटेल किसी भी कीमत पे हैदराबाद को पाकिस्तान में नहीं मिलने देना चाहते थे। कश्मीर के प्रति सरदार के रुख में बदलाव की वजह बना अरब सागर के किनारे बसी छोटी सी रियासत जूनागढ़ की। जूनागढ़ में पाकिस्तान द्वारा चले गए गंदे चाल की वजह से सरदार का रुख सख्त हुआ। जूनागढ़ की विलय की कहानी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके आप जूनागढ़ के विलय की पूरी कहानी जान सकते हैं। 24 अगस्त की बात है। फेफड़ों की असाध्य बीमारी से जूझ रहे जिन्ना कुछ दिन कश्मीर में बिताना चाहते थे। इसी संदर्भ में वो अपने सेक्रेटरी विलियम बर्नी से कहते हैं कि वो कश्मीर जाके उनके रहने का इंतज़ाम करें। जिन्ना ये मान के बैठे थे कि बहुसंख्यक आबादी मुसलमान होने की वजह से कश्मीर एक पके हुए आम की तरह उनकी गोद में गिरेगा। 5 दिन बाद विलियम बर्नी जब लौट के आते हैं और जो वो जिन्ना को बताते हैं, जिन्ना उसे सुन के दंग रह जाते हैं। महाराजा हरि सिंह ये नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर में कदम भी रखें। जिन्ना को पहली बार एहसास होता है कि कश्मीर का घटनाक्रम वैसा नहीं चल रहा है जैसा वो मान के बैठे हैं। अगले 48 घंटे बाद पाकिस्तान की सरकार एक गुप्तचर को कश्मीर भेजती है वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि महाराजा हरि सिंह के मन में चल क्या रहा है। गुप्तचर जो समाचार लेके आया उससे इन लोगों को बहुत धक्का लगा। महाराजा हरि सिंह का कोई इरादा नहीं था कि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाएं। सितंबर के मध्य में लियाकत अली खान ने लाहौर में एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक का एजेंडा था कि कश्मीर को कैसे मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान से मिल ले आए। इस बैठक में सरहदी सूबे के मुख्यमंत्री ने सुझाया कि उनके यहाँ के पठानों को कश्मीर में जिहाद के नाम पे भेजा जाए। सरहदी सूबा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफ़गानिस्तान से लगा हुआ इलाका। यह बैठक प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के इस चेतावनी के साथ ख़त्म हुई कि इस पठानों के आक्रमण की खबर ना तो सेना को हो, ना उनके अंग्रेज़ अफसरों को और ना ही सरकारी कर्मचारियों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बेशुमार दौलत और जन्नत की हूरों की उम्मीद में पठान ट्रकों में बैठ गए। इधर महाराजा हरि सिंह के फ़ौज के मुसलमान सिपाहियों ने बगावत कर दी और टेलीफोन लाइनें काट दी। 22 अक्टूबर को पठानों ने आक्रमण कर दिया। श्रीनगर का रास्ता पठानों के सामने खुला हुआ था। 135 मील लंबी पक्की सड़क जिसमें पहरे और निगरानी का कोई प्रबंध नहीं था। इतनी यात्रा तो वह सूरज निकलने से पहले तक पूरा कर सकते थे। फिर कहता हूँ थे। पाकिस्तान शुरू से चाहे वो 47 हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो और चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, कागज़ में तो उनकी प्लानिंग बिल्कुल फुल प्रूफ होती है, लेकिन हमेशा वो एजम्पशंस लेके करते हैं।
और इसीलिए मुर्गी खाते हैं। जब सैलाब हयात खां ने अपनी फ़ौज के साथ श्रीनगर की ओर कूच करने का निश्चय किया तो उसे पता चला कि फ़ौज तो गायब है, ट्रकों के पास एक भी पठान नहीं है। अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दिलाने का उनका जिहाद शुरू हुआ मुजफ्फराबाद के हिंदू बाज़ारों को लूटपाट करने से, और 75 मील का सफ़र तय करने में उन्हें 48 घंटे लग गए। माउंटबेटन और नेहरू को कश्मीर पे हुए आक्रमण के बारे में 24 अक्टूबर को थाईलैंड के विदेश मंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में पता चला। नेहरू ये समाचार सुन के स्तब्ध थे। अगले दिन भारतीय वायुसेना के एक DC-3 विमान से वीपी मेनन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे। साथ में थे कर्नल सैम मानेकशॉ और एक अन्य वायुसेना अधिकारी। ये वही मानेकशॉ हैं 71 वाले। जनरल मानेकशॉ तो बन गए थे और बाद में भारत के दूसरे फील्ड मार्शल बने। मेनन को हिदायत दी गई थी कि वो महाराजा को बता दें कि जब तक महाराजा विधिवत विलय के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे और कानूनी रूप से कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बना देंगे, तब तक भारत सरकार उनको फौजी मदद नहीं पहुंचा सकती। माउंटबेटन नेहरू के संकोच के बावजूद मंत्रिमंडल को इस बात के लिए राज़ी कर लेते हैं कि कश्मीर के विलय के प्रश्न पर एक बुनियादी शर्त जोड़ दी जाए। महाराजा की रियासत का भारत में विलय अस्थायी माना जाए। जब कश्मीर में शांति और सुव्यवस्था स्थापित हो जाएगी और वहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, ये जानने के लिए कि वहाँ की जनता चाहती क्या है। 27 अक्टूबर को 9 DC-3 विमानों से पहली सिख रेजिमेंट के 329 सैनिकों और 8 टन फौजी सामान उतारा गया। माउंटबेटन ने देश में परिवहन के फौजी और गैर फौजी जितने भी साधन मिल सकते थे, सभी कश्मीर में फौज और रसद को भेजने में लगा दिए। कुछ ही दिनों में 1 लाख सैनिक कश्मीर में थे। अंत में यह लड़ाई संयुक्त राष्ट्र संघ पहुँची। फिलिस्तीन, बर्लिन और कोरिया की तरह यह भी एक विश्व की समस्याओं में शामिल कर ली गई। अगर आपने मुझे इतनी देर तक सुना है तो आपसे उम्मीद करूँगा आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे।